भाई हमारा आज डिस्कशन है टॉपिक रिसर्च एनालिस्ट की NISM का मॉड्यूल, जो कि हम बहुत स्पीड में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने आज वीडियो बनाने का स्पेसिफिकली इसलिए सोचा क्योंकि स्टॉक मार्केट और उसको स्टडी करने के उसके आसपास के सारे प्रिंसिपल्स ये हमें शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है। मैं फटाफट से हिंदी में और मिक्स विद इंग्लिश आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। हिमांशी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसका 10 दिन बाद पेपर है इसका। रिसर्च एनालिस्ट सबसे पहले तो होता क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो करता क्या है। रिसर्च एनालिस्ट एक शेयर, एक सेक्टर, एक कंपनी पे रिसर्च करता है, कंपनी में से उसके गुड एंड बैड फाउंड आउट करता है और ये कोशिश करता है ये फाइंड आउट करने की कि ये शेयर कितना ऊपर जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ टूल्स हैं और इसके अंदर स्टडीज़ हैं। जितने साल हम इस टॉपिक पे लगाएंगे, और साल से मेरा मतलब है पूरी ज़िंदगी, उतना हम डेवलप करते जाएंगे। हर रोज़ नए प्रिंसिपल्स, वर्ल्ड मार्केट, बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिसर्च एनालिस्ट के लिए वो टाटा स्टील पे स्टडी कर रहा है। टाटा स्टील बनाती है और अपनी 20 कंपनियों को बेचती है। उससे सस्ता स्टील चाइना बनाना शुरू कर दे तो टाटा स्टील खत्म मीन्स हमेशा के लिए खत्म। रिसर्च का टॉपिक होता है। पिछले 100 साल में 1000 गाड़ियों की कंपनियां थी। 20 साल से ऊपर गाड़ी की कोई कंपनी नहीं चलती, खत्म हो जाती है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, जैसे कि फोर्ड या जनरल मोटर। अब फोर्ड भी बिक गई, जनरल मोटर भी खत्म हो गई। ये 100 साल पुरानी कंपनियां थी, लेगेसी स्टॉक्स। सेम हाल है एरोप्लेन का। 10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्स एरोप्लेन का शेयर इसीलिए लेने को मना कर वो उसकी भी लाइफ, जैसे कि हमारे इंडिया में देखो सहारा, किंगफिशर, जेट लेटेस्ट एग्जांपल है, खत्म। अब विस्तारा चल रहा है, इंडिगो चल रहा है। इंडिगो भी जिसने शुरू करी थी वो बेच चुका है, तो नया मालिक है। एयर इंडिया खत्म, गवर्नमेंट की सब्सिडी होने के बावजूद। ये एयरलाइन और गाड़ियों के शेयरों का हाल है। तो हमें अपने सेक्टर्स बहुत ध्यान से चुनने होते हैं कि हम कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, और उसके बाद उस सेक्टर को कौन कॉम्पीट कर सकता है। जैसे कि मान लो तेल की कंपनी है, अब हम रिसर्च हमने मान लो हम हैवी है रिलायंस इंडस्ट्री पे। रिलायंस का 25% रेवेन्यू आता है पेट्रोल से, और मान लो पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ख़त्म इन द सेंस सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाए, तो पेट्रोल कौन मांगेगा, डीजल कौन मांगेगा। ट्रक भी इलेक्ट्रिक हो जाए, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक हो जाएँ, तो फिर उसको कौन पेट्रोल मांगेगा। तो रिलायंस का शेयर वहाँ से ख़राब हो जाएगा। रिसर्च एनालिस्ट का ये काम है कि वो कंपनी को लगातार स्टडी करता रहे, उसके सेक्टर को, और उसको कौन कौन से राइवलरी मार सकते हैं उसको उसकी एनालिसिस करता रहे। पहले इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं: सेल साइड एनालिस्ट, बाय साइड एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। सेल साइड मतलब जो क्लाइंटों के लिए स्टडी करे, बाय करे, होल्ड करे और क्लाइंट उसको सेल कर दे। मतलब क्लाइंट पेमेंट दे रहा है, आप रिसर्च, जैसे हम पेमेंट दे रहे हैं, हिमांशी रिसर्च कर रही हैं, और रिसर्च करके वो शेयर्स को हम क्लाइंट को बाय करा रहे हैं, फर्दर ऑन सेल करा रहे हैं। बाय साइड एनालिस्ट जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह जो कि बाय करके लॉन्ग बैठ जाते हैं और मोटा बाय करते हैं। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो कि रिसर्च फॉर्म्स जो कि रिसर्च कर रही है किसी सेक्टर पे, और फिर वो या तो लोग उनको अप्रोच करते हैं कि ये मेरे लिए स्टडी करो, जैसे आप हो एक तरह से कि लोग आपके पास आ रहे हैं कि मेरे लिए कंपनी की रिसर्च करो, और या आपने रिसर्च रिपोर्ट बना दी और आप उसको ब्लॉगिंग में या कंपनीज को फॉरवर्ड कर रहे हो। बहुत लोग पहले क्या करते थे, रिडिफ को याहू को फॉरवर्ड करते। रिडिफ और याहू उसको शोकेस करता था अपने टॉप पर। अब रिडिफ और याहू ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं, शादी हो गया है, तो रिडिफ और याहू फिर इनको पेमेंट करता था। एक मेरे अंकल थे जिनको हर हफ्ते रिसर्च रिपोर्ट भेजने पे 25,000 का महीना रिडिफ वाला देता था। तो ठीक है, कुछ पैसे आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने और काम भी जोड़ लिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिसर्च एनालिस्ट की, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी। भाई पूरी इकोनॉमी मीन्स पूरी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। पूरी इकोनॉमी मतलब कि इंडिया को अगर हम ले लें कि
महंगाई कितनी है, नौकरियां कितनी कम हैं या ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है, नौकरियां ज़्यादा होंगी तो उनको सैलरियाँ मिलेंगी तो वो खर्चा करेंगे। नौकरियां ही नहीं होंगी तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसी और ऐसे ही देश की आमदनी, देश तो तरक्की कर नहीं रहा, हम सोच रहे हैं कंपनियां बढ़ेगी। देश भी तभी बढ़ेगा जब कंपनियां प्रोग्रेस करेंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज, बाहर से कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास, यूरोप के पास पैसा पहुंच जाता है, वो पैसा अगर इंडिया में आ रहा है, उनकी कंपनियां खुल रही हैं। जैसे कि कल मैं बता रहा था, टाटा एप्पल से कन्वर्सेशन में है कि मैं एप्पल की फैक्ट्री लगा लूँ, तो उससे क्या होगा, अगर लग गई टाटा का शेयर बढ़ेगा। ऐसे ही स्टारबक्स, टाटा कंज्यूमर केयर ने स्टारबक्स के साथ जॉइंट वेंचर किया। स्टारबक्स की कॉफ़ी नो डाउट बहुत महंगी है, बट प्रीमियम क्लास जाएगी स्टारबक्स के साथ साथ, वहाँ पे टाटा का नाम दिखेगी कि टाटा का वेंचर है, एंड वहाँ से सेल जनरेट होगी। दो पर्पस होते हैं इतने प्रीमियम क्लास में भी जाने के। नंबर 1 सेल। अब आप कहते हो कि जो हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जनता जाता है और स्टारबक्स में जाने वाली जनता बहुत कम है, तो हम इस जनता को फोकस ना करके इस जनता को फोकस कर रहे हैं जो बहुत कम है पहले ही नंबर में। वहाँ पर ना दो पर्पस होते हैं। एक, जितनी हम कॉस्ट टू कॉस्ट अपना यूनिट चलाएं और स्टारबक्स में हम कमाई ना करें। लेकिन टाटा की जो ब्रांडिंग है, वो टाटा की ब्रांडिंग सब जगह लोगों को विजिबल होती जाए। रिलायंस ट्रेंड, एमबीएस मॉल, अनिल अंबानी उस प्रोसेस में बर्बाद हो गया, बट रिलायंस का नाम शोकेस करने के लिए जैसे एमबीएस मॉल में बहुत बड़ा फ्लोर ले लिया, सारे बढ़िया मॉल्स में बहुत बड़ा ग्राउंड फ्लोर पे साइज ले लिया है, जो कि रिलायंस ट्रेंड का उसने कपड़ों का आउटलेट खोल लिया। कपड़ों का आउटलेट तो खोल लिया और वहाँ पे 500 रुपये की शर्ट, 600 रुपये की शर्ट, 800 रुपये की शर्ट बेच रहा है। मॉल का किराया इतना ज़्यादा है कि उन शर्ट और पैंट बेच के वो नहीं कमा सकता, लेकिन पर्पस यही है कि मेरा ब्रांड बन रहा है। फ्यूचर जनरल ग्रुप ने भी यही कोशिश करी पैंटालून और बिग बाजार से, बट बर्बाद हो गया। तो इंडिया एक वो दोनों बर्बाद हो अमेज़ॉन की वजह से। तो मैं अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री के ऊपर ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इंडस्ट्री, आप फ्यूचर या रिलायंस का शेयर लेके बैठे हुए हो और पता चल रहा है उसका कॉम्पिटिटर आ रहा है पीछे से अमेज़ॉन। लोग बाग दुकान पे जाके कपड़े नहीं खरीद रहे, वो अमेज़ॉन और मंत्रा से कपड़े खरीद रहे हैं। वो कपड़े इंडिया से नहीं ले रहे, वो कपड़े बांग्लादेश में मंगा रहे हैं। बांग्लादेश और फिलीपींस में बहुत सस्ते कपड़े बनते हैं, मतलब 50-50 रुपये की शर्ट, 40-40 रुपये की शर्ट, जो उन पे अच्छे ब्रांड्स के लोगो लगा के वो ब्रांड ही वहाँ पे 40-50 रुपये की शर्ट और ट्राउज़र बनवा रहे होते हैं और मंत्रा पे 800-1000 रुपये की बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है, कोई स्टोर नहीं, कोई सैलरीज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जितना आईटी स्टाफ है वो आईटी स्टाफ ही बदल रहा है, हज़ारों कपड़े हैंडल कर रहा है और बस डाल दिए और वो बिक रहे। उसके बाद लॉजिस्टिक्स किसी और को दे दी, टेंशन खत्म। तो ऐसे हमें इंडस्ट्री को समझना होगा। फिर आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग कंपनी कि अब कौन सी कंपनी, हम जो उस सेक्टर के अंदर 50 कंपनियां हैं, उसमें से कौन सी कंपनी को ढूंढेगा, कौन सी कंपनी को निकालेगा। वही एनालिसिस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट्स। पहले तो अपने क्लाइंट को समझना कि क्लाइंट चाहता क्या है, और फिर कंपनी को समझना, जिसमें प्री मीटिंग रिसर्च। आप अपने आप ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करो जब उस कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हो, तो कौन सा क्या मेरे को इनसे पूछना है इस कंपनी को बेहतर जानने के लिए, बैलेंस शीट के अलावा। इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल व्यू, जो कि हम ये ना सोचें कि कंपनी अच्छी है बुरी है। जब उस कंपनी पे रिसर्च करना शुरू करें तो न्यूट्रल व्यू के साथ शुरू करें। नेटवर्क और रिसर्चर और ब्लॉग्स और वेबसाइट्स, ICICI HDFC की वेबसाइट, उनसे हम फाइंड आउट करें कि वो सेक्टर, वो कंपनीज कितनी अच्छी हैं, उनकी और इन्फॉर्मेशन डाटा एनालिसिस करें। क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस सिंपल सा ही है, पता भी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम अगर म्यूचुअल फंड से पूछने जा रहे हैं क्वेश्चंस कि आपने ये शेयर क्यों लिया, या उस कंपनी के डायरेक्टरों से
तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पूछना है, बेटर उसकी जजमेंट ले लें। और हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट चैप्टर नंबर 2। सिक्योरिटीज़ मार्केट यहाँ पे क्यों आया है कि हमें अगर रिसर्चर को स्टॉक मार्केट और स्टॉक की मूवमेंट यही नहीं पता तो वो फिर करेगा क्या। सिक्योरिटीज़ मार्केट में शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर है, बॉन्ड है और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड होते हैं। सिक्योरिटीज़ में शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये सारे हैं जो यहाँ ट्रेड्स होते हैं। डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह वगैरह। फटाफट बढ़ते हैं इक्विटी शेयर पे। कंपनी अपने शेयर को डाइल्यूट करती है और स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करती है। डिवेंचर, बॉन्ड्स, नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, हमने 11th और 12th में पढ़ाई है। प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, ऐसे डिवेंचर्स होते हैं। फिक्स्ड सर्टिफिकेट है, आपने जस्ट लाइक एफडी कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर आपने एक एफडी करा दी, उसका नाम है डिवेंचर। मैच्योरिटी फिक्स्ड है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर एक यहाँ पे टर्म आ जाती है जो कि डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो जतिन 2 दिन पहले पूछ रहा था कि फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो डिवेंचर की फेस वैल्यू भी लिखी है, शेयर की फेस वैल्यू भी लिखी है। नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल जो कि हमेशा डिवेंचर रहेंगे और कभी भी वो शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है मैम ये वाले NHAI, हुडको, IRFC, PFC, ये वो हैं जो कन्वर्ट नहीं होंगे। और छोटे सर ने जितने बॉन्ड लिए हैं, मतलब मेरे चाचा जी ने, वो सारे अब जो ले रहे हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिसको हम बोलते हैं GSEC। ये 30 ईयर्स मेच्योरिटी के होते हैं और 5-5 साल की इसमें कॉल होती है, मतलब गवर्नमेंट कैन कॉल दैट बॉन्ड विद इन ए स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो डिवेंचर बता दिया, शेयर बता दिया। FCCB, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, जो कि बाहर की कंपनीज US डॉलर में बॉन्ड इशू करती है। FCCBs नॉर्मल यहाँ पे लोग नहीं बाय सेल करते, मैंने भी देखा। वॉरेंट्स एंड कन्वर्टेबल वॉरेंट्स अब ऑलमोस्ट नहीं होते इशू, बट कंपनीज इसको इशू करती हैं वॉरेंट्स, कि वो भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हमने 11th में पढ़ा था जब प्रॉमिसरी नोट और वारंट्स आए थे। सिंपल सा कि एफडी की तरह ही वो भी है, आपने कंपनी में अपना पैसा प्रिंसिपल जमा कराया, टेन्योर फिक्स है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इंडिसेस इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम डेली निफ्टी का इंडिसेस और सेंसेक्स का इंडिसेस देखते हैं। इंडिसेस वो हैं, इंडिसेस वर्ड से हम इसको सिंपल ले जाएं इंडेक्स को। निफ्टी का इंडेक्स, सेंसेक्स का इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 वगैरह। म्यूचुअल फंड्स में आप दोनों को तो बता ही चुका हूँ। म्यूचुअल फंड एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड्स है। म्यूचुअल मतलब इकट्ठा, फंड मतलब पैसा। तो इकट्ठा पैसा जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टरों का पैसा रखा हो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक कंपनी को फंड ICICI एक्सिस काइंड ऑफ कंपनी को पैसा दे दें और वो उसको शेयरों में इन्वेस्ट करें अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज से। तो वही नॉलेज और एक्सपर्टीज से शेयर निकालते हैं, वहाँ पर भी रिसर्च एनालिस्ट बैठे होते हैं। सैलरी का रेंज जो म्यूचुअल फंड के अंदर रिसर्चर्स की होती है 10 करोड़ रुपये महीना से 200 करोड़ रुपये महीना तक। एंड सीरियसली ये रेंज है रिसर्च एनालिस्ट की म्यूचुअल फंड से। और 44 कंपनीज हैं जो उनके रिसर्चर्स होते हैं, वो 3 से 4 ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इनको सैलरीज AUM के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 2-5 करोड़ तो वहाँ पे रिसर्चर की सैलरीज बहुत कम है। बेस्ट थिंग अगर उसमें एंट्री करनी हो, BCom ऑनर्स, IIM एंड CFA, ये सबसे कॉमन वहाँ की लोगों की वो है क्वालिफिकेशन। उसके बाद ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो फंड्स जो कि एक्सचेंज में पानी, ये तो मैं बोल रहा है लक्ष्मण जी, पानी तो दे दो, चाय। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड, वो फंड जो कि एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। गोल्ड बीज, जिसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है।
निफ्टी 20 जो कि निफ्टी में इन्वेस्ट करता है, ये सबसे कॉमन ETFs हैं। ऐसे ETFs बहुत सारे हैं बट हम ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स, पिछले 20 साल में मैंने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू होता हुआ और वो ट्रेड होता हुआ नहीं देखा स्टॉक मार्केट के अंदर, बट 20 साल पहले बहुत कॉमन था प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस शेयर को वेटेज मिलती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड, मतलब वो उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि इसको डिविडेंड मिलेगा कि इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जस्ट लाइक डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, सिर्फ आपके लिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर जो कि पूरा डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, फेस वैल्यू एट पार। पार्शली कन्वर्टेबल की डिवेंचर है 100 रुपये का और शेयर इशू हो जाए 10 रुपये का। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसके अंदर वो कंपनी आपको ऑप्शन दे कि आपको इसके बदले, मान लो कंपनी है जैसे हिमांशी ने शेयर ले लिए रिलायंस इंडस्ट्री के डिवेंचर है और वो ऑप्शन दे दे कि मैं ये डिवेंचर उठाकर आपको रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर दूँ। इतना सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को ये समझ नहीं आएगा ये क्या है। सिर्फ इंग्लिश के लॉजिक्स हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ी और वो ही वहाँ पे पेपर में एज इट इज आएगी। प्रैक्टिकल ये अब नहीं होता, ये क्यों पढ़ाते हैं वो मुझे नहीं पता। सेम 11th और 12th की अकाउंटेंसी सबसे बेकार अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है। 30% चीज़ें हैं ही नहीं यार, जो मैंने 97 और 97 में 11th करी, 98 में 12th करी, तब ही नहीं थी, तब भी पढ़ा रहे हैं। और आज भी TS ग्रेवाल में CBSE वाले बदलना ही नहीं चाहते। और ये जितना मैंने अभी तक पढ़ा है ना, इक्विटी शेयर के अलावा डिवेंचर है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ये जिससे रिसर्चर को मतलब होना चाहिए। बस लॉजिक पढ़ा रहे हैं जो लॉजिक अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, ये कर लो कि हाँ हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कभी थे अब वो नहीं है। IDR, GDR, ADR वैसे हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। IDR जो इंडियन फॉरेन कंपनीज जो इंडिया के अंदर अपने आप को ट्रेड कराती हैं वो IDR होते हैं। इंडियन कंपनीज जो अमेरिका को छोड़कर कहीं भी लिस्ट होती है उसको GDR बोलते हैं। और इंडियन कंपनीज जो अपने आप को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती हैं उसको ADR कहते हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो इसलिए ये हम आगे बढ़ते हैं। FCCB वो हमने बताई कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो कि फॉरेन के किसी करेंसी के अंदर होगा, हांगकांग डॉलर, US डॉलर वगैरह वगैरह। इक्विटी लिंक डिवेंचर, कमोडिटी लिंक डिवेंचर, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रीट्स आज से 10 साल पहले एक बहुत अच्छी चीज़ आई थी बट ये पिकअप नहीं कर पाई बिकॉज रियल इस्टेट खुद एज अ सेक्टर बर्बाद हो जा रहा है, जिसके अंदर इन्होंने निफ्टी 50 की तरह एक इंडेक्स बनाया। निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया 50 शेयरों का इंडेक्स। इन्होंने बनाया कि हम इंडिया के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेडिंग कराएंगे इंडेक्स की, रियल इस्टेट का इंडेक्स। बट क्योंकि रियल इस्टेट में कैश इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है और जहाँ कैश इन्वॉल्व होता है वहाँ पर FII और DII ट्रेड नहीं करते। रिटेल इन्वेस्टर ने कुछ लिया लेकिन जहाँ मोटा पैसा नहीं आया वो सेक्टर नहीं चला। सिंपल सा फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिसर्चर के लिए कोई भी कंपनी, जहाँ पर कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री जहाँ पर कैश की इन्वॉल्वमेंट, हार्ड कैश या कैश की मूवमेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वहाँ 2 नंबर की मूवमेंट ज़्यादा है।
2 नंबर की मूवमेंट जहाँ ज़्यादा होगी वो सेक्टर कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर म्यूचुअल फंड कॉरपोरेट्स इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप कभी भी अपनी कंपनी से पैसा निकाल लोगे और हम आपके शेयर डिवेंचर खड़े होकर हाथ में लेके बैठे रहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ नींद भगाने के लिए। एक कंपनी है एडुबॉम। मैंने एडुबॉम बहुत फेमस है, स्कूल्स में स्मार्ट लैब लगाए हैं, ठीक है जी। इसकी हिस्ट्री ऐसी थी, स्मार्ट लैब मतलब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। तो स्कूलों के बाहर दिल्ली में तो एडुबॉम के बोर्ड लगे होते हैं कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड देखा ही नहीं। आज की डेट में तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के नाम पे प्रोजेक्टर लगा होता है, क्योंकि प्रोजेक्टर आता है 1,000 का, मैडम का डेस्कटॉप आता है 20,000 का, तो 40,000 में एक प्रोजेक्टर वाली क्लास तैयार हो जाती है। वो स्मार्ट बोर्ड उसने लॉन्च किया था पहले 1 लाख रुपये का, वो नहीं बिका। किसी ने सजेस्ट किया कि इसकी कीमत कर दो 10 लाख और कमीशन दो प्रिंसिपल और ट्रस्टी को दबा के। उसने वो किया। दिल्ली के सारे स्कूल भाग भाग के वो लैब लगवाने, क्लास लगवानी शुरू कर दी। सोचो 1 लाख की चीज़ जिसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा होगा 10 लाख कर दी, और वो भाग भाग के सारे स्कूलों में लग गई। ये सच है, इसमें कोई वो नहीं है, झूठ। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी और मैनेजमेंट को पैसा खाने को मिल रहा है ना 9 लाख रुपये। उन्हें 9 लाख रुपये पर क्लास, ये पर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो पता चलता है 6ठी में एक क्लास में लग रही है, 7th की एक क्लास में लग रही है, 8th की एक क्लास में लग रही है। उन्होंने भर भर के पैसे दिए, स्कूल की मैनेजमेंट ने अपना कैश में किकबैक ले लिया और एडुबॉम बढ़ गई। दिल्ली के ऑलमोस्ट जितने पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बाहर गेट पर एडुबॉम का बोर्ड लग गया। पेरेंट्स भाग भाग के वहाँ डोनेशन दे दे के एडमिशन कराने शुरू हुए। पैसा तो कमा नहीं है, तो स्कूल वालों ने एडुबॉम से भी पैसा कमाया और पेरेंट्स भाग भाग के डोनेशन दे दे के एडमिशन करा रहे हैं, वहाँ से भी कमाया। मैं रीड्स के एग्जाम्पल भी आगे बढ़ रहा हूँ। एडुबॉम बर्बाद है इसमें। अब एडुबॉम का शेयर 200 रुपये का शेयर 3 साल में 4500 रुपये जाके बिका, इतना, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, एडुबॉम को देखो, एडुबॉम को देखो। एडुबॉम को अब चस्का चढ़ गया कैश का कि गुड़गांव में ऑफिस खोलें, गुड़गांव की बिल्डिंगें भी खरीदें, फिर अब हम भी स्कूल खोलें। उन्होंने 2-3 स्कूल खरीदे। जो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई, स्कूल की ज़मीन और स्कूल की लैंड, ज़मीन एंड बिल्डिंग 100 करोड़ की खरीदी। बुक्स में लिखा है 500 करोड़, 400 करोड़ कैश निकाल। अब कैश निकालोगे क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर होगा, इतना और होगा मोटा, वो शेयर ले जाके बैंकों में प्लेज कर दिए, उससे 100 करोड़ की ज़मीन खरीदी। बुक्स में लिखा है 500 करोड़, 400 करोड़ वहाँ से गायब। ऐसे उसने पूरा ग्रुप बर्बाद कर दिया। आज एडुबॉम का शेयर जीरो की तरफ ही हो गया। कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी बंद हो गई। ये है जो मैंने आपको मेन ये कहानी से समझाई। जहाँ भी कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर FII, DII, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते। ये ही रिसर्चर है हम। आप जो अब ये शेयर, ये हम अच्छा हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन करके एज ए रिसर्चर जब आप बैलेंस शीट देखो और बैलेंस शीट के अंदर ये देखो कि कुछ अनइवन फिगर, जब मैं कहता हूँ ना बैलेंस शीट सामने रख के देखते रहो, आपको अनइवन फिगर्स अपने आप नोटिफाई होनी चाहिए कि भैया कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये एसेट्स क्यों सेल हो रहे हैं, ये क्यों ज़्यादा घूम रहा है। ये ही वो क्वेश्चन है जो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में जर्मनी से मशीन मंगा रहे हो 10,000 करोड़ की, ये मशीन जर्मनी की जगह आप चाइना से 5,000 की क्यों नहीं मंगा लेते? आपके 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे और सेम मशीन वहाँ अवेलेबल है। तो यही रिसर्चर के काम है टू फाइनल एनालाइज कि कहीं ये कैश मैनेजमेंट शेयरों को बैंकों में प्लेज करके अपनी गाड़ियाँ, अपनी प्रॉपर्टियाँ तो नहीं बनानी खुद की।
पता चले मुकेश अंबानी अनिल अंबानी ने ऐसा किया, सारा बर्बाद हो गया, हम तीनों अपना फ्यूचर अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर्स पे रखकर बैठ गए हैं, बच्चों की एजुकेशन और हमारा फ्यूचर, अनिल अंबानी की कंपनी बर्बाद। आज एक एग्जांपल ले लो, कल ही मैं देख रहा था, मेरा पोर्टफोलियो है मान लो 20,000 रुपीज़ का, उसमें मैंने देखा 8,000 का रिलायंस इंडस्ट्री है, 8,300, तो मतलब मैं इतना मेजर अप्रोक्सीमेटली 40% में रिलायंस लेके बैठा हूँ और अनिल मुकेश अंबानी भी ऐसी बर्बाद हो जाए तो भाई मैंने तो अपनी फ्यूचर से खेल। तो कल ही मैंने सोचा कि मैं इसको अब फर्दर डाइवर्सिफाई करता हूँ क्योंकि 40% बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, सो इसको 25 से नीचे लाना ही पड़ेगा एज पर CFA रूल्स एंड गाइडलाइंस। कमोडिटीज़ जो कि जस्ट शेयरिंग, सबसे हाईएस्ट ट्रेडेड कमोडिटी जो यहाँ पर है वो गोल्ड है MCX सेंसेक्स में। उसके अलावा जो सारी हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़ लाइक एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, निकल, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारे ट्रेड होते हैं। कमोडिटी के ETFs भी हैं, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है जो डिस्कस करें, क्लियर हो उसकी सीट कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट आ गए हैं हम, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें शेयर इशू होता है। एक मिनट हो नहीं जी, आधा घंटा दे दीजिए, रिकॉर्डिंग कर रहा था। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर स्टॉक्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर न्यू इन्वेस्टर और ओल्ड इन्वेस्टर्स बाय सेल करते हैं। NSE BSE वाली सबसे कॉमन मार्केट है। प्राइमरी मार्केट के अंदर हिमांशी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ से जो शुरू हो रही हैं। पब्लिक इशू जो फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है उसको हम पब्लिक इशू के थ्रू आती है, जिसको फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके लिए आती है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर वही कंपनी दोबारा से IPO निकालना चाहती है उसको हम FPO बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, क्योंकि इसके अगर पेपर सिंपल बनाया तो सीधा सीधा ये टर्मिनोलॉजीज पूछ सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट जिसके अंदर मैं अपनी कंपनी PR सिक्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं। PR सिक्योरिटीज़ में मान लीजिए 6 शेयर होल्डर है, बड़े सर, छोटे सर, मैं, शशि मैम, मान लीजिए शैली मैम, रोहित सर, मित्रा मैम। तो अगर ये ही शेयर होल्डर है तो ये है कि इनको प्राइवेटली प्लेस कर दिए शेयर, मतलब हम लोगों को प्राइवेटली दे दिए। इसमें हम सुभाष सर के पास जाते हैं, मानो रिश्तेदार नहीं है, कि जी आप PR के शेयर ले लो, हम आपको इतने रुपये का देंगे। उनको लगेगा कंपनी अच्छी तो ले लेंगे। हिमांशी के पास आए, हिमांशी तुम्हारे पास हम PR के आपको इतने शेयर ले रहे हैं, 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं PR के अंदर। PR को लगता है, हिमांशी को लगता है कि PR एक प्रोग्रेसिव कंपनी है तो हिमांशी इन्वेस्ट कर देगी। इसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं कि अपने ही शेयर प्राइवेटली किसी को देना। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर, ये QIBs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको हम जाकर, जैसे DLF है, DLF को पैसे की जरूरत है, वो अपना शेयर कम बाजार में लोगों के हाथों में ना देकर सीधा ही ICICI से बात कर ले या LIC से बात कर ले कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो QIB के पास खुद जा रहे हैं या QIB उनके पास आए कि जी हमने आपकी कंपनी को स्टडी किया है। LIC जाए DLF के पास, मान लो DLF का शेयर लिस्टेड नहीं है कि आपके पास लैंड बहुत है, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में लगाया कि लैंड बहुत है, ये कंपनी आगे भविष्य में तरक्की करेगी, तो हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं। मैं क्यों बेचूंगा? 300 मेरी कंपनी के शेयर का रेट जो कि लिस्टेड नहीं है, बट मैंने अपनी बुक वैल्यू निकाल रखी 300 रुपये, तो मैं सोचूंगा 600 में ले ले, वो क्या करनी है 500 में लेंगे, तो कहीं ना कहीं बीच में नेगोशिएट होती है। तो ये QIB का काम होता है। जैसे कि एक सबसे बढ़िया लास्ट एग्जांपल, सबसे बड़ा माइंडट्री को जब खरीदा L&T ने और माइंडट्री को मर्ज कर दिया L&T इन्फोटेक के साथ, ये हुई QIB प्लेसमेंट। उस टीचर ने मेरे को IIM में पढ़ाया था जिसने इस पर रिसर्च करी थी। तो L&T गई माइंडट्री के पास, हम तेरे को खरीदना चाहते हैं और बता कितने में अपने सारे शेयर बेचेगा। अब मजे की बात, उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा।
अच्छा जी नहीं बेचेगा, हमें तुझे खरीदना है। इसको हम बोलते हैं, अभी इस पहले मैं टर्म बता दूं, टर्म है होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल मतलब बंदूक की नली नोक पर कैसे उसने टेक ओवर किया। वो माइंड ट्री का 40% शेयर था कैफे कॉफी डे के मालिक के पास। कैफे कॉफी डे के मालिक से, कैफे कॉफी डे के मालिक ने शायद इस 40% बेचने से पहले या बाद में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब, उसने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया ये किसी को नहीं पता। उसके बेचने से पहले या बाद में जब भी हुआ, ये 3 साल पहले की घटना है, 2018 और 17-18 की घटना है, ये दोनों एक साथ हुई थी। उसने अपने सुसाइड क्यों किया नहीं पता, और उसका जो 40% हिस्सा था वो खरीद लिया L&T ने, और L&T के पास और बहुत सारे शेयर पहले के पड़े थे। L&T बन गई माइंड ट्री में 55% की पार्टनर। 55% शेयर उसने ऐसे टेक ओवर करे। तो माइंड ट्री की प्रेस रिलीज आई थी, हमें अपनी कंपनी किसी को नहीं बेचनी थी, L&T ने जबरदस्ती पब्लिक से शेयर खरीद लिए और हमारी कंपनी की मालकिन बन गई है। लेकिन वो लीगल तरीके से बनी, वो चाहे कितना ही गुस्सा करते रह गए, बट L&T फाइनली माइंड ट्री की मालकिन बन गई। मालकिन जो भी हो, इसे हम कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। एग्जैक्टली प्रेफरेंशियल इश्यूज वैसे अब आते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि जिसके अंदर राइट्स एंड बोनस वो आते हैं, मतलब प्रेफरेंशियल इश्यूज से मैं बोलना चाह रहा था, प्रेफरेंस शेयर वो नहीं होंगे, बट राइट्स एंड बोनस की कंपनी नए शेयर इशू कर रही है और अपने ही शेयर होल्डरों को पहला मौका दे रही है, भैया मेरे नए शेयर खरीदोगे। बोनस मतलब 2 के बदले 1 शेयर या 1 के बदले 1 शेयर, अपने नंबर ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ा दी, अपनी लिक्विडिटी बढ़ा दी। लिक्विडिटी बढ़ाने का एक पर्पज बहुत, मतलब बोनस देने का शेयर होल्डर को खुश करना। दूसरा एक और पर्पस होता है अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने से, कि ऐसा ना हो एक ही हाथ में मेरे कंपनी के इतने शेयर पहुंच जाएं कि कल को वो मेरी बोर्ड पे आके बैठे। मान लो PR के शेयर ऐसे ही पब्लिक में हो और एक कोई भी आदमी, गुंडा, बदमाश, अच्छा बुरा XYZ जो भी, वो लोगों से धीरे धीरे शेयर खरीदना शुरू कर दे और 5% का हिस्सेदार बनते ही यहाँ पे आके बैठ जाए, मेरा कैबिन में आओ, अब मैं PR का 5% का मालिक हूँ, तो हमें उसको और नहीं बनाएंगे तो वो SEBI में कंप्लेंट डालेगा। तो ये है कि लिक्विडिटी अपनी इतनी मार्केट में रखो कि कोई भी एक आदमी या एक ग्रुप मालिक ना बन जाए, जो जैसे मैंने माइंड ट्री के केस में बताया। और ऑनशोर ऑफशोर ऑफरिंग्स, जहाँ पर हम यहाँ के लोग इंडिया के बाहर जाके वहाँ पर पैसा रेज करके आते हैं। IPO के वक्त ये बहुत होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीट शोज। मतलब ये टर्म नॉर्मल नहीं है, ये आपके लिए भी हो सकता है नहीं हो। ट्रेड शोज और स्ट्रीट शोज में, जैसे स्ट्रीट शो होता है ना, सड़क पे जुलूस निकालना, तो ट्रेड, जैसे कंपनी का IPO आने वाला है, कोई भी नाम ले लो, LIC का। LIC पूरी दुनिया में जितने ट्रेड फेयर लगेंगे, फाइनेंस के फेयर्स लगेंगे, वहाँ अपने स्टॉल लगाएंगे। हम इंडिया में IPO लॉन्च कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो, हम इंडिया की, तो वहाँ पर कोई ना कोई म्यूचुअल फंड वाला उस कंट्री का, कोई ना कोई, जैसे JP Morgan, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इनके और बहुत सारी ऐसी हर देश में ही म्यूचुअल फंड है, तो उनकी कंपनी जो स्टेट फेयर में आती हैं, कौन से म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड होता है सीधा कि मैं IPO का साइज है मान लो 10,000 करोड़, मैं 1,000 करोड़ रुपये देती हूँ, आपका IPO वहीं खड़े खड़े सब्सक्राइब हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड शोज या स्ट्रीट शोज, जो कि पूरे वर्ल्ड में वो करे जाते हैं। जब कभी भी PR का IPO आएगा ना, ये सारी चीज़ें जितनी मैं आज बता रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग पे हो रही है, सारी कहाँ आएंगी,
ये सारा करा जाएगा। ऑफर फॉर सेल, OFS, कंपनीज फ्रेश शेयर इशू कर रही है, IPO से नहीं, कोई कागज से नहीं, स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर। ये यहाँ पे होता है OFS, एक दिन होता है, एक दिन में ही चेक पहुँचा दो ब्रोकर के यहाँ और ब्रोकर की विंडो पे ही बाय कर दो। OFS तो आपने देखा ही है, कोल इंडिया, ONGC, इन सबके OFS आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने PSU, अभी तक जो मैंने OFS देखे ना, किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं देखे, PSUs के देखे हैं। एक दिन की विंडो दे दी और उस एक दिन की विंडो के अंदर आप क्लाइंट बिडिंग करेगा ब्रोकर के यहाँ चेक पहुँचाकर, और वो एक रेंज दे देते हैं कि 300 से 310 के बीच में आप बिड लगा दो, हमें उस पर आपको शेयर देने होंगे तो दे देंगे। अब मजे की बात, आपकी जानकारी के लिए, जो मैं LIC को हमेशा बोला हूँ, ONGC का IPO आया आज से 2 या 3 साल पहले। ONGC को चाहिए थे 90,000 करोड़ रुपये, 90,000 करोड़ रुपीज़। 3:15 बजे तक ONGC का OFS सिर्फ 10% सब्सक्राइब हुआ, मतलब 9,000 करोड़ रुपये उसके साथ पहुँचे। शॉर्टफॉल कितना था? 82,000 करोड़, 81,000 करोड़, 81,000 करोड़। अब या तो वो, अच्छा, सेबी की जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर मिनिमम, जो उस दिन हम मीटिंग में सदा जी बात, वो मैंने आपसे जब बताया, एक IPO मिनिमम 75% सब्सक्राइब होना चाहिए, IPO हो, FPO हो या OFS, तो वो वैलिड है, अदरवाइज सेबी उसे इनवैलिड कर देगी। तो पता है किसको फोन करा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, LIC को, कि वो खरीद लेते हैं। LIC ने 81,000 करोड़ रुपए क्लाइंटों का पैसा, जिन्होंने पॉलिसी धारकों का पैसा, 81,000 करोड़ रुपए फूक दिए ONGC के अंदर। अब मैं बताता हूँ उस दिन ONGC का क्या रेट था और आज ONGC का क्या रेट है। सर, तो LIC को क्या फायदा हो रहा है? LIC को कोई फायदा नहीं, मैं नुकसान बता रहा हूँ, फायदा छोड़ो। नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर उसने खरीदा ही क्यों? मतलब LIC ने 250 रुपये में वो शेयर खरीदा था और आज वो शेयर है 193 रुपीज़ का। LIC ने क्यों खरीदा? क्योंकि LIC के सबसे टॉप पर डिसीजन मेकर कौन बैठा है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर को कौन इंस्ट्रक्शन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ONGC के शेयर बेचने में थे, उसको कैश पैसा चाहिए था। पैसा कहाँ से हम अरेंज, जब या तो जनता से पैसा मिलता, जनता ने पैसा नहीं दिया, उसको ONGC को भरोसा नहीं था, तो उसने LIC को कहा अपना पैसा आग लगा दो, तो LIC ने वो पैसा आग लगा दिया। अब ये 250-300 रुपये का शेयर 100 रुपये पड़ा हुआ है, तो उसमें तो कभी कमाई आएगी नहीं। नुकसान किसका होगा? वो जो हर साल बोनस इशू करता है ना एंडोमेंट पॉलिसीज पे, वो 5% से ऊपर बढ़ ही नहीं पाता इन डिसीजंस की वजह से। इसीलिए मैं LIC की पॉलिसी लेने वाला, मैं इस लोगों को कहता हूँ आप FD में रख लो, आपके सामने पैसा दिख रहा है, आप PF में रख लो, आपके सामने पैसा दिख रहा है। इंश्योरेंस के लिए मेडिक्लेम ले लो और टर्म प्लान ले लो, ताकि आपके जाने के बाद परिवार को मोटी रकम मिल जाए। LIC की पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। और जैसे जैसे मैंने ICICI और एक्सिस इंश्योरेंसेस को भी सुना, इनके भी एंडोमेंट प्लान या यूलिप प्लान मत लो। यूलिप की जगह अपना टर्म प्लान लो और म्यूचुअल फंड लो। और एंडोमेंट प्लान तो किसी कंपनी का ये होल लाइफ प्लान, पेंशन प्लान, ये नहीं लेने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ठगी के धंधे। क्लाइंट को मज़े आ रहे हैं ठगा होने में, तो वो उसकी मर्जी है। LIC पिछले 15 सालों में 5% से ऊपर बोनस नहीं दे पाई है, मतलब 5% नेट रेट ऑफ रिटर्न। और प्राइवेट कंपनीज ICICI, एक्सिस, मैक्स में सब जितनों को मैं स्टडी कर चुका हूँ, 6.5% से ज़्यादा ये ब्याज नहीं निकालता। वो 6.5 तो हमें उसी में मिल रहा है, 7.1 तो हमें PPF में मिल रहा है। तो हम PPF छोड़ के हम LIC में ही घुसे पड़ रहे हैं। हमें म्यूचुअल फंड रिस्की लगता है, हमें शेयर रिस्की लगता है, तो हम और क्या कर रहे हैं? बेसिकली मेरा एज अ फाइनेंस प्लानर लोगों को ये गाइड करने का तरीका होता है कि आप कर क्या रहे हो, उसके बाद क्लाइंट की मर्जी है।
सेकेंडरी मार्केट शुरू कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ओटीसी ओवर द काउंटर। ओटीसी हाँ आपके मतलब की चीज़ नहीं है, वहाँ पर दो लोग प्राइवेटली मिलकर एक सौदा कर लेते हैं, उसे ओटीसी बोलते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जहाँ पे सारे के सारी सेटलमेंट्स, सारी बाइंग सेलिंग एक्सचेंज पे हो रही है। अब आ गया ट्रेडिंग जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं शेयर को, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो जाता है, हिमांशी आपको कम समझ में आए, इंडिया में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट T+2 में होता है। मंडे को ट्रेड हुआ तो बुधवार तक शेयर चले जाने चाहिए सुबह 10:30 बजे, और बुधवार को 1 बजे एक्सचेंज, 11 बजे एक्सचेंज से पे आउट आ जाता है, वो हम क्लाइंटों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। एक ए ने माल बेचा, बी ने माल खरीदा, तो बी से पैसा आएगा ए को जाना है और ए से शेयर बी को जाना है। ये मूवमेंट है। ये मूवमेंट एनएससी अपने एक सब्सिडरी NSCCL जो जिसका नाम हो गया NCL नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड, और BSC अपनी सब्सिडरी ICCL इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों से गारंटी कराती है कि ये जो जाना आना है ये होगा, ये गारंटी है। वरना ऐसा होगा ना, हिमांशी ने शेयर भेज दिए, मेरे पास शेयर पहुंचे नहीं, मैंने पेमेंट भी भेज दी, तो मेरे पास शेयर क्यों नहीं मिले? कौन गारंटी करेगा? तो व्हाट एग्जैक्टली इज द गारंटी बाय द एक्सचेंज कि ये सेटलमेंट होगा। रिस्क मैनेजमेंट। सर तो ये पेन पे आउट होता क्या है, मतलब ये पेन और पे जो आप रोज करते हैं? हम लोग रोज करते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, 8 तारीख को, 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को एक जो होने वाला है वो भी पेन जहाँ पर हम एक्सचेंज को फंड एंड सिक्योरिटीज बेचते हैं एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। मंडे को जितने लोगों ने माल खरीदा है उनसे पैसा एक्सचेंज को जाना है, तो ये शेयरों का पैसों का पेन हुआ, वो होगा ट्यूसडे सुबह 11 बजे। ये पैसों का पेन है, तभी बुधवार की सुबह शेयर आएंगे। तो पैसों का पेन हुआ, जो पैसा ब्रोकर से एक्सचेंज जाना है। शेयरों का पेन हुआ, जो ब्रोकर से शेयर एक्सचेंज हो जाना है, जिन्होंने माल बेचा होगा वो एक्सचेंज जाएंगे। पे आउट, जो वहाँ से पैसा आएगा पे आउट, वहाँ से पैसा आएगा वो पे आउट है, वहाँ से जो शेयर आएगा वो पे आउट है। इनकी बस टाइम लाइन है जो हम डेली करते हैं। 7 अक्टूबर को क्या होने वाला है, अब इस पर आप फोकस कर लो ध्यान से। मेरे को ये जतिन और राजेंद्र जी को भी बताना। पहले क्या होता था, क्वार्टरली सेटलमेंट होता था, अभी भी क्वार्टरली सेटलमेंट होगा। क्वार्टरली सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ कि 3 महीने में जो हिमांशी से पैसे या शेयर आए हैं, वो हिमांशी ने अगर काम नहीं किया तो हिमांशी को वो शेयर मार्जिन के और पैसा जो मार्जिन का है वो वापस चला जाए। अब सेबी ने 1 महीना 15 दिन पहले सर्कुलर निकाला है और उसने डेट बता दी है, 7 अक्टूबर पहली डेट है, जिसमें चाहे हिमांशी का अकाउंट 15 दिन पहले खुला हो, हिमांशी का भी क्वार्टर सेटलमेंट इसी 7 तारीख को हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जितने अनयूज्ड पैसा और अनयूज्ड शेयर है वो सारे क्लाइंटों को 7 तारीख की शाम को ट्रांसफर करके भेजा, इंक्लूडिंग FD। अब इससे पंगा गया है, अब इससे पंगा ये है 7 तारीख को प्लेज रिलीज और शेयर मार्जिन में जो पड़े हैं उनको ट्रांसफर करके ही हमें जाना होगा था। इट कैन बी एनी लेट टू एनी टाइम। वर्मा जी को, छोटे सर को और राज को सारे पैसे भी FDयां समेत ट्रांसफर करके जाने हैं। अब उन क्लाइंटों को वापस देना है तो वो 8 तारीख को फिर वापस देंगे। फिर 8 तारीख को सारी FDयां वापस बनाओ, और वो कहते नहीं मेरे को प्लेजिंग में शेयर रखने हैं, तो भैया वो फिर से सारे शेयर 8 तारीख को प्लेज करो। तो छोटे सर, वर्मा जी, सचिन और राज ये तो पैसों का पे आउट देखेंगे, पे आउट ही देखेंगे, पे ही देखेंगे, मतलब सेटलमेंट देखेंगे, रादर वर्ड राइट इज सेटलमेंट। और मैं, आप, राज, सुधीर, चौंडी, हम सब शेयरों का वो देखेंगे। तो शेयर जितने होंगे वो शाम को रात तक ट्रांसफ़र करके जाना है।
ये अब 7 अक्टूबर को एक नई वसूली आएगी। ये उसके बाद फिर 3 महीने बाद आएगी, जो भी अक्टूबर के बाद दिसंबर निकाल दो, जनवरी निकाल दो, फरवरी, फिर 7 फरवरी। तो सेबी ने 1 साल तक की डेट्स दे दी हैं। तो कल मैं और बड़े सर जाते हुए जब डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने यही बोला, सच बताऊं मुझे कोई भलाई हो, सीरियसली हम कर रहे हैं ना, कोई बहुत भलाई होगी। सेबी बहुत दूर तक सोच के आती है, गलत नहीं करती काम। आज हम एक बार कर लेंगे ना, आज तो हमें मुसीबत लगेगी, एक बार कर लेंगे तो हमारे हाथ चले जाएंगे, फ्लो में आ जाएंगे। मैंने कहा भाई याद करो जी, जब KYC करनी पड़ी 1 साल, मैं सरला मैम, हरप्रीत, राजेंद्र, वशिष्ठ, हम सारे पागल हो गए थे। 1 साल हमने खूब KYC करी, लेकिन आज AY वाला प्रोग्राम हमारी मार्केटिंग पॉसिबल थी अगर KYC नहीं होती। नंबर अपडेट, इवन कल सर को गाड़ी में आते हुए बोला कि नंबर अपडेट हो गए, ईमेल अपडेट हो गए, सब कुछ अपडेट हो गया, एड्रेस अपडेट हो गए, क्लाइंटों से हम कॉरस्पॉन्डेंस कर पा रहे हैं। वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे रिकॉर्ड अपडेटेड है, क्लाइंट के रिकॉर्ड अपडेटेड है, अदरवाइज हम मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो एक मेहनत करी, लंबा टाइम लगा, लेकिन आज उसका फल भी तो हम सोच रहे हैं ना, मिल रहा है धीरे 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 धीरे। आगे बढ़ते हैं। मार्केट इंटरमीडिएट स्टॉक एक्सचेंजेस, NSE, BSE और मल्टी स्टॉक एक्सचेंज, MCX स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हिमांशी ध्यान रखना, तुम बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ रखा है लेकिन कोई बात नहीं। डिपॉजिटरी एक्सचेंज 3 है, NSE, BSE, MSEI। MCX, इसको पहले MCX स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया था, फिर MCX SIX का नाम हुआ था, MSEI है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एक्सचेंज है। डिपॉजिटरी 2 ही है, NSDL, CDSL। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम लोग जो उसके मेंबर हैं, ट्रेडिंग मेंबर जो NSE, BSE के मेंबर हैं, जो अपने यहाँ काउंटर लगाकर क्लाइंटों को ट्रेड कराते हैं। ऑथराइज पर्सन, जिनको पहले सब ब्रोकर या फ्रेंचाइजी बोला जाता था, अब एसोसिएट पार्टनर्स पर्सन बोला जाता है। हमारे सब एजेंट्स जो कि सेबी में रजिस्टर्ड हैं और वो हमारे PR के बिहाफ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कस्टोडियंस वो होते हैं जो कि लार्ज क्लाइंटों के शेयर रखते हैं। सबसे बड़ा कस्टोडियन स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक कस्टोडियन डिफाइन है, एक्सिस बैंक भी कस्टोडियन है, HDFC बैंक, ICICI बैंक भी कस्टोडियन है, जो कि ट्रेडिंग नहीं करते हैं, डीमेट खोल रखा है उन लोगों का जिनके शेयर है 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़। सोचो स्कॉट्स के शेयर, रिलायंस इंडस्ट्री की खुद की, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री की आज वैल्यूएशन है 12 लाख करोड़, वो 12 लाख करोड़ के मुकेश अंबानी के खुद के शेयर है 6 लाख करोड़। वो 6 लाख करोड़ के शेयर पड़ेगा है PR में पड़ेंगे। और PR मान लो वो पड़े हैं एक किसी छोटे ब्रोकर के यहाँ, वो ब्रोकर मर गया, बंद हो गया, कुछ भी, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 6 लाख करोड़ कहाँ गए। उसके लिए डेडिकेटेड कस्टोडियंस, जैसे ना जो कस्टडी में रखते हैं अपने पास सामान, वो कस्टोडियंस बना रखे हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कस्टोडियन है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैंने बताई, NCL और ICCL क्लियरिंग बैंक्स जो जिनको सेबी ने ऑथराइज कर रखा है कि ये बैंक ही हैं जिसमें ब्रोकर अपना खाता खोलेगा और वहाँ से एक्सचेंज को पैसा आएगा जाएगा। जैसे PR सिक्योरिटीज़ का क्लियरिंग बैंक है एक्सिस से पहले हमारा क्लियरिंग बैंक कौन था, कैनरा बैंक, बहुत सालों से एक्सिस है। मर्चेंट बैंकर ये IPO के बाद काम आते हैं, जो कि IPO का प्राइस फाइनलाइज करना और कंपनी के साथ बैठकर और IPO को मार्केट में लॉन्च कराना, ये काम है मर्चेंट बैंकर का। और एक टर्मिनोलॉजी है अंडरराइटर। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कि IPO आने के बाद किसको शेयर देना है वो काम करते हैं। आपने इंग्लिश सारी पढ़ ली हो, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल हिंदी में बता रहा हूँ लॉजिक की। अंडरराइटर जो कि शेयर देगा। इंश्योरेंस में अंडरराइटर क्या काम करता है, अंडरराइटर वहाँ बहुत यूज होते हैं। हम तीनों ने पॉलिसी अप्लाई करी, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, सैलरी 10,000 10,000 10,000, भैया 2 करोड़ की पॉलिसी दी थी क्यों है, इसकी शरीक की कीमत तो है ही नहीं 2 करोड़। जैसे अभी दिवेश सर के केस में, मेरे फ्रेंड के केस में हमने 2 करोड़ की पॉलिसी अप्लाई करी, उसको 75 लाख की पॉलिसी दी गई है। वाइफ को 2 करोड़ की इशू दे दिया क्योंकि वाइफ की सैलरी ज़्यादा थी, हस्बैंड की सैलरी कम थी, तो 2 करोड़ की जगह उसे 75 लाख की पॉलिसी दी।
ये काम है अंडरराइटर का कि मान लो मेरी गाड़ी है 20 लाख की, अगर उसमें आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो 20 लाख ही देने हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस करो 50 लाख की। भैया क्यों? तुम क्या जानबूझ के गाड़ी चोरी कराना चाहते हो? तो बिल्डिंग में आग लगेगी तो बिल्डिंग की कीमत कितनी है? बिल्डिंग की तो कीमत हुई 1 करोड़, हम पॉलिसी करा रहे 10 करोड़, खुद ही आग लगा दी, ला देते 10 करोड़, हो गया 9 करोड़ का फायदा। ये काम है अंडरराइटर का कि साइड पे जाके चेक करना कि भैया हम कर क्या रहे हैं। हर साल गाड़ी की वैल्यू कम होती है क्योंकि गाड़ी चल रही है, टूट फूट हो रही है, बुढ़ी हो रही है, हम उसको 20-20 हज़ार की इंश्योरेंस देते रहेंगे 20-20 लाख के हिसाब से। 5 साल बाद अब मेरी इनोवा जो कभी 20 लाख की थी, अब उसकी 9.5 लाख की इंश्योरेंस बनी है, 9.5 लाख रुपए के हिसाब से। कंपनी ने उसकी कीमत आकी 9.5, तो 9.5 के हिसाब से प्रीमियम दे रहे हैं। मैं 20 कराता रह रहा हूँ, 6-7 साल में मैंने खुद ही चोरी करा दी। ये बहुत कॉमन है, अपनी गाड़ियाँ ही चोरी करा करा के, और गाड़ी चोरी करा दी, उधर मेरे एजेंट ने बेच दी और उधर से भी पैसा कमा लिया और इंश्योरेंस से भी पैसा ले लिया। ये बहुत कॉमन है हिंदुस्तान, चोरों से, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में है ये। अंग्रेज हमें लगता है बहुत सभ्य समाज के हैं, वो हमसे बड़े चोर हैं। मैं तो मिलकर बैठकर देखकर, अंग्रेज चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो चाइना जापान के हों, चोर सब जगह है और भर भर के चोर हैं और हमसे बहुत बड़े, क्योंकि चोरियाँ वहाँ फाइनेंस की मार्केट की चोरियाँ 100 साल से वहीं से शुरू हुई हैं। हम तो अब शुरू होएंगे चोरी करने। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन का बंदा जो इंडिया में शेयर इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स, हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो कि यूलिप के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पेंशन फंड्स, पीछे में डिस्कस किया था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, जो कि है अंडर पीएफआईडीए, जो कि पेंशन फंड लॉन्च कर रही है। और पेंशन फंड सारी ही ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज, सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी पेंशन प्लान इशू देती हैं, अपनी ही प्रोस्पेक्टस में लिख देती हैं कि मैं इसमें बेचूंगी क्या, इससे खरीदूंगी क्या, सॉरी, मैं इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूंगी या मैं इससे शेयर खरीदूंगी। तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है, अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो और वो फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बीच में अपना कमीशन भी रख रहा है। रिसर्चर का यही काम है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्लाइंट को ये समझा दो, भाई तू यही शेयर सीधे खरीद लेना, क्यों वो बीच में कमीशन लेने के रास्ते में भी जा रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, जहाँ पर वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट डायरेक्ट एक कंपनी के अंदर जाके इन्वेस्ट करता है, या कंपनी वेंचर, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, बिरला, अंबानी, जिनके पास बहुत पैसा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये मोबाइल बनाने का, वीवो, कि जी मैं इतना बढ़िया मोबाइल बनाऊंगा एंड दिस एंड दैट। मैं तीनों के पास गया, जिसने मेरे को पैसे दिए उससे पैसे लेकर मैंने फैक्ट्री खोली, वीवो का मोबाइल बनाया, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उस कंपनी के मालिक को शेयर दे रहा हूँ। ये वेंचर कैपिटलिस्ट का काम होता है कि मैं गया, मेरे पास एक, जैसे मेरे को सोलर लगाना है, मैं घर घर के अंदर सोलर प्लांट लगा सकता हूँ। सोलर प्लांट महंगा आता है, मैं कहता हूँ सस्ता प्लांट होगा, एक इन्वेंशन करी मैंने किसी भी XYZ चीज़ से, तो लेकिन मैं इन्वेंटर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अलग अलग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊँगा, मेरे को पैसा दे दो और जिसको पसंद आएगा वो देगा। जैसे कि शार्क टैंक, उसमें वो वेंचर कैपिटलिस्ट ही है, लेकिन वो अपनी नॉलेज, कॉन्टैक्ट्स, नो हाउ कि चल तू बेचेगा तो तू घर घर जाकर कितने बेच देगा। हम टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, टीवी से लोग माल खरीदें वगैरह वगैरह। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जस्ट लाइक गोल्डमैन सैच्स, लेमन ब्रदर्स, इंडिया की प्राइवेट इक्विटी में भी बहुत सारे नाम हैं जो कि जाकर डायरेक्ट कंपनियों से शेयर खरीदती है। हेज फंड और AIF, इनको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपके लिए ताकि बोरिंग हो जाए। EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे एक सर्टेन सैलरी से नीचे, आई थिंक इसकी लिमिट मैं भूल गया, 14,000 या 20,000 समथिंग ऐसी है कि आप अपना EPF कटवाओ, 12% एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे।
ये 10 एम्प्लॉयज़ से ऊपर अगर कंपनी में होते हैं तो EPF कंपल्सरी लगता है, ताकि उनका भविष्य, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट को भविष्य निधि योजना, कि भविष्य में रिटायर होने के बाद EPF का पैसा वो अपने बुढ़ापे के लिए यूज़ करें। ये था EPF का मेन मुद्दा। नहीं तो सब खा जाएगा ना, तो उनको फोर्सफुली एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से फोर्सफुली सेविंग कराई जाए, नहीं तो सब खा जाएंगे और बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, सड़क पे भीख मांगे। और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ये बहुत कॉमन है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड एज पॉवर्टी। बच्चे अपने मियाँ बीवी घर में रह गए, अब वो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम NPS जो 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। कॉर्पोरेट ट्रेजरी छोड़ दो, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, रिटेलर्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए काम आएगा कैश टुमारो स्पॉट ट्रेड्स ट्रांजेक्शन। कैश ट्रेड्स आज खरीदा आज बेच दिया, टुमारो ट्रेड्स T+1 आज खरीदा कल बेचा, स्पॉट ट्रेड्स अभी खरीदा और दो बिजनेस डे के अंदर उसको सेटल किया T+2 जो हमारा नॉर्मल चलता है। फॉरवर्ड मार्केट चलती है कच्चे की मार्केट। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं। कच्चे की मार्केट के आज क्रॉप उगा रहा हूँ, 6 महीने आगे का आज ही एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ये आपस एग्रीमेंट होगा। फ्यूचर्स जो कि एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, जिनका डेट, डिलीवरी, सेटलमेंट सब कुछ फिक्स है। MCX, NCDX, NSE, BSE सब पे ही फ्यूचर होता है। जो निफ्टी और शेयर होते हैं उनके अंदर कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। जो सोना, चांदी और एग्री प्रोडक्ट्स है उसमें फिजिकल डिलीवरी भी साथ होती है। ऑप्शंस वही कॉल एंड पुट, राइट टू बाय, राइट टू सेल। स्वैप्स, क्वेश्चन आया था कोई स्वैप के ऊपर, पानी भी नींबू देगी। स्वैप बेसिकली मार्केट के अंदर यूज होता है कि मैंने फिक्स्ड रेट और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से समझाया था। आप इंडिया में स्वैप का काउंटर चलता है कि नहीं चलता, बट दुनिया में तो ये बहुत हैवी यूज होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम स्वैपिंग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पे आ रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग, हैजिंग, आर्बिट्रेज, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। ट्रेडिंग मतलब सिंपल ट्रेडिंग, जिसको पहले यहाँ पे वर्ड यूज होता था स्पेकुलेटिंग। अब वो स्पेकुलेटिंग वर्ड हटा दिया है इन्होंने यहाँ से। स्पेकुलेटिंग मतलब जुआ। यहाँ पे ये वर्ड अब स्पेकुलेटिंग से बदल के ट्रेडिंग में आया कि रोज अपने शेयर बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, मार्केट की लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हैं। हैजिंग, आपने एक पोजीशन खरीद ली रिलायंस 100, आपको लगता है रिलायंस 102 आ गया, 100 में खरीदा 102 आ गया, यहाँ से गिर ना जाए, गिर गया तो मैं मर गया, तो मैं 102 में उसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बेच, मतलब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बेच, तो मेरे 2 रुपये पक्के हो गए। इसे हम कहते हैं हैजिंग। नहीं समझ में आया तो पूछो। फ्यूचर में बेच दिया, फ्यूचर में बेच दिया। 100 रुपये में मैंने एक शेयर खरीदा, आज उसकी कीमत हो गई 105। आज के रेट पे हमने उसको फ्यूचर बेच दिया। हाँ, मैं अब मेरे पास आज 105 हो गए, लेकिन मेरा पेट तो बड़ा है, मेरे को भूख है बहुत ज़्यादा। मैं चाहता नहीं मैं 105 में बेचूं मेरा शेयर, क्योंकि हिमांशी ने रिसर्च करनी है ये 150 जाए, लेकिन 105 में मेरे को डर लग रहा है। डर तो लगता ही है, तो 105 में मैं क्या करूँ? तो मैंने 105 में उसका फ्यूचर बेचकर अपना 5 रुपये पक्का कर दिया कि फ्यूचर में इसका कुछ भी कम हो तो मेरा तो 105 में बिका हो। 105 में बिका। तो हमने इसको तो अगर मान लो 105 अगर ये बढ़ जाता है, हाँ 120 मतलब 105 में 120, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? केस में वापस उसमें क्या करना है? 15 रुपये का मेरे को फ्यूचर में लॉस होगा, हाँ, और 15 रुपये का मेरे को कैश में फायदा होगा। कैसे प्रॉफिट कैसे? 105 वाली चीज़ 120 हो गई, हाँ, तो जो मेरे पास फिजिकल डिलीवरी है उसमें तो 15 का फायदा आ गया। हाँ,
और जो फ्यूचर वाली चीज़ है उसमें मेरे को उसमें 15 रुपये का लॉस लॉस आ गया, तो वो तो बराबर हो गए। अब यहाँ पर आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, तो फिर रखा क्यों? जब 15 का फायदा आ गया, 15 का नुकसान तो बराबर हो गया। हाँ, तो क्यों मजे ले? तो रखा क्यों था? इसके अंदर फ्यूचर में 2 कंपोनेंट और आते हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देंगे, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। उस फ्यूचर में जैसे कोई, अब मैं इस चीज़ को और सिंपल करके बता रहा हूँ। कोई एक चीज़ आज 100 रुपये की है, तो फ्यूचर में 1 महीना आप रखोगे उस चीज़ को घर में, लॉकर में, तो लॉकर का रेंट वेंट वो तो लगेगा ना। तो और अब रेंट को छोड़ दो, मैं फ्यूचर में वो शेयर, आज वो शेयर लेकर 1 महीना ना रखूँ, मैं बैंक एफडी में रखूँगी, तो 1 महीने का बैंक एफडी का ब्याज मिलेगा, तो उसमें वो ब्याज जुड़ेगा और 1 महीने का टाइम जुड़ेगा। तो वो दोनों टाइम, वो जो 15 रुपये का नुकसान फ्यूचर में हुआ है ना, उसको ले आएंगे 12 या 11 पे। तो मेरे को नेट में 5 रुपये जमा 2-3 रुपये और फालतू मिल जाएंगे। इसीलिए लोग बात अपनी, क्योंकि उनको अगर मार्केट गिरते रहने का डर दिख रहा होता है, तभी अपनी पोजीशंस हेज करते हैं। हेजिंग, हाँ, जैसे कि हमने क्या हेज किया, कॉल बेची, पुट बेची, तो अपना लॉस हमने हेज कर लिया और प्रॉफिट भी हेज कर लिया। हमने कॉल, अगर हम पुट बेच के बैठे रहते, मार्केट हमें तेज दिख रही है, पुट बेचो, मार्केट दोनों बराबर, दोनों हमने बराबर, तो हमने दोनों ही क्वांटिटी, उसके स्ट्राइक प्राइस जो हमने कल बेची है, कॉल भी बेची, पुट भी बेची। हो सकता है हिमांशा को काम समझ नहीं आ रहा, बट वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। कॉल भी बेची, पुट भी बेची, तो हमने पोजीशन हेज कर ली। एक कह रही है कॉल बेचने का मतलब मार्केट हम ऊपर जाता देख रहे हैं, और पुट बेचने का मतलब हम मार्केट ऊपर जाता देख रहे हैं, और कॉल बेचने का मतलब है हम मार्केट नीचे जाता देख रहे हैं। इसमें हमारी परफेक्शन तब आ सकती है जब हम मार्केट को ढंग से एनालाइज कर लें कि इंडिया की मार्केट किस तरह जाएगी। वो है पोजीशन हेज। आप जो दोनों रेट लिख रहे हो, पोजीशन हेजिंग ही है। आर्बिट्रेज सिंपल है बहुत, स्पॉट में खरीदो, फ्यूचर में बेचो, या एक मार्केट में खरीदो, दूसरी मार्केट में बेचो, ये आर्बिट्रेज है। इन पे क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको लॉजिक बता, आपने पढ़कर क्या समझा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको जर्नल हिंदी में लॉजिक बता। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बहुत सिंपल है, ब्रोकर के यहाँ शेयर प्लेज करा दो या एक्सचेंज में, बैंकों में शेयर प्लेज करा दो। प्लेजिंग का मतलब क्या हुआ, आपने अपनी चीज़ गिरवी रख दी और उससे आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, उस पैसे का क्या करो वो आपकी मर्जी है। डीमेट ऑफ शेयर्स सिंपल है, फिजिकल सर्टिफिकेट से आप अगर कंप्यूटराइज्ड अपने डीमेट में शेयर ले जाओ, उसको डीमेट। रीमेट मतलब आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो घर में कागज रखना है, तो वो रीमेट हो गया। चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। आई थिंक हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी ने कितने की इक्विटी इशू करी। फेस वैल्यू जानना क्यों जरूरी है, कंपनी के शेयर की इनिशियल वैल्यू क्या थी, वो है 10 रुपये। नॉर्मली हम देखते 10 रुपये के ही होते हैं, कुछ 1 रुपये के। उसके एक शेयर की असली कीमत 1 रुपये ही है कंपनी के मुताबिक, लेकिन रिलायंस का अगर शेयर 10 रुपये का है और वो ट्रेड हो रहा है 2600 का, तो उसमें 2590 प्रीमियम है। क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए फेस वैल्यू। बुक वैल्यू जो कि कंपनी के बुक्स में शेयर कैपिटल और डेट, उसके अकॉर्डिंग उसकी बुक वैल्यू निकाली जाती है। मार्केट वैल्यू, जब वो मार्केट में ट्रेड होना शुरू होता है तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी मार्केट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू, एसेट्स के लिए हम रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज़ करते हैं। मेरी गाड़ी 20 लाख की है, वो आज चोरी हुई है, तो एग्जैक्टली मुझे 20 लाख की तो चाहिए ना, वही गाड़ी एग्जैक्टली सेम खरीदने के लिए, वो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, एक गाड़ी से मैं 5 साल कितने मजे लूँगा
वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी उम्र अगर है 40, मेरी सैलरी है 10,000, तो साल की कितनी हुई? 1,20,000। मैं 40 की उम्र में 60 पे डाल दूँगा, तो 1,20,000 इंटू 20, तो फिगर आई कितनी? 10 साल में 12 लाख, 24 लाख। और ये हो गई मेरी 20 साल की मेरे शरीर की कीमत, कि इसके इंश्योरेंस कितने की मैंने थे? 24 लाख। वहाँ पे एक फैक्टर और लेंगे, हर साल मेरी सैलरी 5% से बढ़ती है, तो 24 की मान लो मोटा मोटा हो जाएगी 30 लाख। मेरे शरीर की कीमत हुई 30 लाख। ये है मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू, याद रहेगा। ऐसे ही मशीन की, और यहाँ पर क्या बोलता है कंपनी की। अब कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली है, फ्यूचर में उसको कितनी पेमेंटें आएंगी और कैसे निकालोगे? यही तो कैलकुलेशन है। जब मेरे शरीर की ही निकाल ली, तो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज हम कैसे निकालेंगे? इस साल मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़। हर साल मेरी कंपनी, पिछले 5 सालों में मेरी कंपनी 5%, मतलब पहले 90 था, 90 से 92.5 हुआ, 92.5 से 95 हुआ, 97.5 हुआ, अब 1 करोड़ है। तो मुझे दिख गया 5% मेरी कंपनी बढ़ रही है, राउंड फिगर में बता। तो मैं ये लेके चला आगे 5% से बढ़ेगी। तो हम ये धंधा कितने साल कर सकते हैं? हम इसको फिगर लेते 10 साल ही धंधा चलेगा। तो कंपनी के सारे आने वाले पैसे को हमने एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। उससे हम आज के डेट की शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ही हमें बताता है 2600 पे रिलायंस लेना है कि नहीं लेना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मजे की बात, स्क्रीनर और मॉर्निंग स्टार जैसी वेबसाइट, ये डाटा, और ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसा, ये एक बटन के क्लिक पे डाटा सामने है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जब मैंने कॉलेज करा था, तब हमें ये मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ता था। आज इन वेबसाइटों पर सब कुछ अवेलेबल है, और फिर भी शेयर ना खरीदो, फिर भी बस फिर ये ना, शेयर 2600 पे है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 2300 है, तो हमें ये डिसाइड करना है हमें फर्दर इसका अंदर लेना है कि नहीं, क्योंकि 300 रुपये जो डिमांड एंड सप्लाई है। बहुत सारी इजी चीज़ें हो गई हैं, बट हम करते नहीं। मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की कीमत आ रही है 2000, शेयर ट्रेड हो रहा है 6000, भाई मैं पागल हूँ, ये शेयर खरीदना। MRF की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 5000, शेयर ट्रेड हो रहा है 90,000, भाई सामने होते हुए हम वो टर्मिनोलॉजी यूज़ ना करेंगे अलग बात है, इसीलिए रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूँ ताकि पता चले। मार्केट कैप हमने शीट पिछली बार डिस्कस किया था, कंपनी की सारी एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, मतलब कंपनी के पास जितना हाथ में है, सिंपल, एकदम सिंपल, नो टेक्निकल जार्गन्स यूजिंग, सिंपल। आज मेरे हाथ में बिल्डिंग है, मशीनें हैं, टेबल है, ये सब मिलकर बिके तो कितने का बिकेगा, उसकी कीमत निकाल लेगा मैं अकाउंट वाला, माइनस जितनी मेरी देनदारी है, जितने क्लाइंटों को पेमेंट करनी है, या कोई लोन है, कर्जा है, गाड़ी उधार है, ये है वो, सब पेमेंट कर दो, वो मेरी मार्केट कैप, सॉरी, एंड ये हुई हमारी, सॉरी, एंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैप हुई नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, सेम। अर्निंग्स में EPS आ गया, पर शेयर, कंपनी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो अर्निंग पर शेयर निकाल लेना है कि मैंने एक शेयर खरीद कर, एक शेयर पे कितना रुपए कंपनी कमा रही है, हर शेयर होल्डर के पैसे पे कितना कंपनी पैसा कमा रही है। डिविडेंड पर शेयर, PE, हम कितना विलिंग है पे करने के लिए कंपनी का 1 रुपया कमाने के लिए, कि कंपनी 1 रुपया, कंपनी हमें 1 रुपया मिलेगा, हम 100 रुपये PE देने को तैयार हैं। जैसे पीछे नितिन जी मेरे से पूछ रहे थे बजाज फाइनेंस का है किसी का, मैं भूल गया कौन सी कंपनी की, 140 उसका PE चल रहा था,
कि 140 रुपये लगाकर हम 1 रुपया कमाने को तैयार हैं। अब इससे क्या पता चलता है ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यू नो इट, क्योंकि अगर मैंने एक एक पॉइंट पकड़ के एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया ना, वो एक एक वीडियो की पे बन जाएगी। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको नॉलेज है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यू नो इट। वोटिंग राइट्स मतलब जितने शेयर होंगे उतने राइट मिलेंगे किसी भी कंपनी के डिसीजन लेने के ऊपर। टर्मिनोलॉजी इन डेट मार्केट, फेस वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी, प्रिंसिपल। इसमें कुछ पूछना हो तो हिमांशी मेरे से मैं ना थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ ताकि 5-10 मिनट में ख़त्म करूँ, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर में मेरा वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर आपका भी शुरू होना है। फेस वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी, प्रिंसिपल, रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड, होल्डिंग पीरियड, रिटर्न। इसमें कुछ पूछना है तो बता दो। करंट यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM, ये सारी फिगर्स हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, कितना लंबा वो बॉन्ड है, कितनी ड्यूरेशन का बॉन्ड है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जिसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, 100 रुपये का बॉन्ड आपको 90 रुपये में मिल जाता है और वो 100 पे मैच्योर हो जाता है, इसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है बॉन्ड्स का। कन्वर्टेबल बॉन्ड जिनमें इंटरेस्ट आ रहा है वो कभी भी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स, जिसमें आपका प्रिंसिपल हमेशा सिक्योर रहेगा। ये कहाँ मिलते हैं नहीं पता, ये नहीं आते, ये सब चीज़ें बहुत कम अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऐसे टाइम टू टाइम इशू करती रहती है कि जितना महंगाई दर होगी 7-6 उतना मैं ब्याज देंगे, आपका प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। 7 चल रहा है तो 7 दे दूँगी, 6 है तो 6 दे दूँगी। फॉरेन करेंसी बॉन्ड, जो कि फॉरेन करेंसी USD वगैरह में बॉन्ड इशू होते हैं इंडिया में। परपीचुअल बॉन्ड्स, जिन बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी। चैप्टर 3 खत्म। फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, आई थिंक हम ये 3 चैप्टर्स ही हमने बहुत इम्पोर्टेंटली कर लिए। इसके बाद बहुत अच्छी एनालिसिस है इसमें, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फिस्कल्स, मॉनेटरी पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, पॉजिटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज जैसे खबर आई इंडिया की कि 23 महीने के लो पर है फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स मतलब RBI जो फॉरेन का पैसा रखती है अपने पास, मतलब डॉलर, यूरो, पॉन्ड, येन, युआन, वो 23 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। मतलब कि एक्सपोर्ट सोना ज़्यादा आ रहा है, क्रूड ज़्यादा आ रहा है और हमें पेमेंटें ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। ये कम होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है इकॉनमी के लिए कि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं और हमारे पास फॉरेन रिजर्व अगर कम होगा तो हमारे रुपए की कीमत उसी अकॉर्डिंग कम होती जाएगी। तो ये वो एनालिसिस वाली रिपोर्ट है जो सर ये शॉर्ट टर्म में ठीक हो सकता है? ये शॉर्ट टर्म में ठीक हो सकता है। आप सोना गिरवी रख दो और बाहर से डॉलर ले आओ, बट सोना गिरवी रखने का मतलब है रुपए को और डिवैल्यू करना। मतलब मैं वही पूछ रही थी, रुपीज अब स्ट्रॉन्ग अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो क्या मेजर्स लेगी? रुपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर हाल में अपने इम्पोर्ट्स कम करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इम्पोर्ट के ऊपर वो क्या करती है, ड्यूटीज़ बढ़ा देती है, वो ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि इम्पोर्ट कम हुए और एक्सपोर्ट वालों को टैक्स में छूट दे देती है। और लोगों को ये करती है कि जैसे अब गडकरी कर रहा है कि आप पेट्रोल वाली कार कम यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाओ ताकि क्रूड पे कम हो। दिल्ली गवर्नमेंट की सारी बसें CNG कर दी, तो CNG के पंप और EV हमें चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें पेट्रोल के अंदर यूरिया और बायोफ्यूल और शुगर केन का
एक आता है, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आ रहे, कि शुगर केन का एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो सब पेट्रोल में डालकर इंजन उतना कैपेबल हो। जैसे मेरी टाटा सफारी है, इनोवा क्रिस्टा में सिर्फ डीजल डलता है, टाटा सफारी के अंदर डीजल के साथ यूरिया भी डलता है। वो यूरिया, मैंने कल एक की फॉर्चुनर देख रहा था, उस फॉर्चुनर में भी एक अजीब सा नाम था, कोई मैं नाम नहीं भूल रहा, बट वो केमिकल है जो फैक्ट्री प्लांट से बनता है, तो वो डीजल के साथ मिलाकर इंजन चलाया जा रहा है, ताकि दिल्ली से उत्तराखंड जाने में अगर मेरा जाने और आने में मान लो मेरा 3,000 रुपये का डीजल लगता था, तो 3,000 में 2,500 का ही डीजल लगे, और 500 रुपये का खेतों से निकला हुआ फर्टिलाइजर है। तो मेरी ये गाड़ी ने 500 बचाया। तो सोच रहे हो कि 1 लाख गाड़ियाँ मान लो उत्तराखंड रोज आ रही हैं, तो 500 इंटू 1 लाख 5 करोड़ रुपये बच गया। वो 5 करोड़ रुपये का डॉलर रोज एक उत्तराखंड के, सिंपल एक रूट की बात कर रहा हूँ, 250 किलोमीटर, वो 5 करोड़ रुपये उत्तराखंड के रूट का ही रोज इंडिया के भाग जा रहा था हर रोज इंटू 365। तो ये सारी वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड कैलकुलेशंस। मैं इसको बंद कर देना। थैंक यू।